तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। हमने फीचर्स ऑफ मार्केटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ लिया है। अब मार्केटिंग की प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक मार्केटर को कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टोटल 12 हमारे पास फंक्शंस हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी भी लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शन, 5 फंक्शन, 6 फंक्शंस, हमेशा स्पेसिफिक आएगा। वो आपको नाम बताएंगे कि ये वाला एक्सप्लेन करना है या ये वाला एक्सप्लेन करना है, मतलब स्पेसिफिकली आपको हर एक पॉइंट याद करना पड़ेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, 12 फंक्शन देके कोई भी 6 याद कर लेते हैं कि 6 से ऊपर का तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा चलता नहीं है। एक तो आपकी केस स्टडी का चक्कर है कि कोई सा भी केस स्टडी में क्वेश्चन आ जाता है, प्लस यहाँ पे इसके क्वेश्चन ज्यादातर डायरेक्ट ही देखे गए हैं एग्जाम्स के अंदर, लेकिन स्पेसिफिक कोई भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये 12 फंक्शंस कौन कौन से हैं, पहले हम नाम देख लेते हैं इनके। पहला है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, सेकंड है मार्केटिंग प्लानिंग, थर्ड है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, फोर्थ इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, फिफ्थ वन इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग, सिक्स्थ वन इज ब्रांडिंग, देन सेवेंथ वन इज कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, एट्थ इज प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, नाइन्थ प्रमोशन, 10th physical distribution, 11th transportation and 12th storage और warehousing। तो हर मार्केटर को ये 12 functions परफॉर्म करने होते हैं। आप चाहे तो इससे याद कर सकते हैं 5P GST BMSC, ठीक है। अब डिटेल में हमें पढ़ने होंगे कि ये 12 के 12 functions क्या हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला फंक्शन गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। इस चीज को आप अपने ऊपर लेकर चलो, मतलब जब भी आपको ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग अगर समझने हैं तो खुद को मार्केटर मान लो कि आप सामान बेचने वाले हो, ठीक है। आप किसी मार्केट में एंटर करने वाले हो, तो उस मार्केट में एंटर करने से पहले आपको कुछ काम करना पड़ेगा ना। आप किसी भी मार्केट में एंटर करो तो ऐसा हो सकता है कि आप देखो ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप बेचने के लिए निकले हो या जो सर्विस आप बेचने के लिए निकले हो वो यूनिक हो या वो प्रोडक्ट यूनिक हो, ऐसा हो सकता है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑलरेडी जिस मार्केट में, जिस फील्ड में आप एंटर करने जा रहे हो, ऑलरेडी बहुत सारे कंपटीशन है वहां पे और अजीबो तरीके की चीजें हैं उनके पास अपने आप को फेमस करने के लिए। तो आपको सबसे पहले जैसे मार्केट में एंट्री लेनी है, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी कि भाई उस मार्केट के अंदर कौन लोग हैं और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी जरूरी क्यों है। तो सबसे पहली बात कि आपको ना कस्टमर की नीड पता होनी चाहिए। अगर आपको देखो, कस्टमर को सेटिस्फाई करना सबसे बड़ी चीज है। कस्टमर को सामान बेचना मुश्किल नहीं है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसी बात का ध्यान देना है कि कैसे कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया जाए। तो जिस भी मार्केट में आप एंटर हुए हो, वहां के जो कस्टमर है, आपको पहले ये देखना होगा कि यार वो क्या चाह रहे हैं, वो किस तरीके के हैं, उनका माइंडसेट क्या है। और ये पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसके लिए हमें कुछ मार्केटिंग डिसीजन भी लेने होते हैं। तो उसके लिए आप करते हो स्वॉट एनालिसिस। देखो जिंदगी में ना अपने आप को जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और अपने आप को जानने के लिए आपको एक एनालिसिस करना है खुद का भी। ये तो चलो मार्केट के बारे में पढ़ ही रहे, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अपनी लाइफ में भी आपको अपना एक स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। जहां पे स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या है, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। एज अ पर्सन आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपको हमेशा पता होना चाहिए। W वीकनेस, आपकी वीकनेसेस क्या है, क्योंकि जब आपको अपनी कमजोरी पता होगी ना तभी आप उसके ऊपर वर्क कर सकते होगे। अपनी कमजोरी को तभी स्ट्रेंथ बना पाओगे जब आपको पता है कि वो क्या है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव या O से क्या है, अपॉर्चुनिटीज। आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके लिए। और T, कोई भी ऐसी किसी की भी जिंदगी नहीं है जिसमें अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स ना हो या कोई खतरा ना हो या कोई ऐसी चीज नहीं हो जिससे आप डरते ना हो, है ना। तो आपको ये पहचानना है कि थ्रेट्स क्या है। ये एक मार्कर है मेरे हाथ में, ठीक है। मैं इस मार्कर की मार्केट में एंटर करने जा रही हूँ एज अ मार्केटर। मैं भी अपनी एक फैक्ट्री लगाने जा रही हूँ जहां पर मार्कर प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो जब मैं ये मार्कर की इंडस्ट्री में एंटर करूंगी ना, तो उसके लिए मुझे भी स्वॉट एनालिसिस करना होगा। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी होगी। तो स्ट्रेंथ के लिए मैंने देखा कि जितनी भी मार्कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे डॉम्स है, लक्सर है और एक कैमलिन के भी मार्कर्स आते हैं, वो सभी ज्यादा से ज्यादा ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये 4 कलर में, इनके 4 कलर के वेरिएंट्स आते हैं। मैं यहाँ पर लेके आई हूँ न्यू कलर वेरिएंट्स।
पर्पल कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, मैंने न्यू कलर के वेरिएंट्स ऐड किए, जिसकी वजह से मुझे नए कस्टमर मिलने के भी अब चांसेस हैं, क्योंकि और कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो ये कलर वेरिएंट्स बनाती हो। ठीक है, तो मेरी ये स्ट्रेंथ रहेगी मार्केट में कि मैंने अपने प्रोडक्ट को एक डिफरेंट कलर के साथ लॉन्च किया। मैं वो तो बनाऊंगी जो ऑलरेडी बन रहे हैं कलर्स, बट एट द सेम टाइम मैं एक न्यू रेंज भी लेकर आ रही हूँ कस्टमर्स के लिए। मेरी वीकनेस क्या रहेगी? मेरी वीकनेस ये रहेगी कि पता नहीं इन कलर्स को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग इस मार्केट में है, वो जिन कलर्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लोग उन्हीं से ही खरीद रहे हैं। तो अचानक से अगर एक नई कंपनी आएगी तो पता नहीं लोग मेरा प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरे सामने एक वीकनेस है कि हम एक न्यू कंपनी है, और ये जो न्यू कलर वेरिएंट मैं ऑफर कर रही हूँ ना, इसको बनाने के लिए मुझे कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ रही है, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, ये मेरी वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी मेरे पास ये है कि मेरे पास पुराने कस्टमर तो आएंगे ही जो ऑलरेडी पुराने वेरिएंट्स को यूज करते हैं, प्लस न्यू कस्टमर भी ऐड ऑन होंगे, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। और अपॉर्चुनिटीज ये भी है कि कल को अगर मुझे लगता है कि मार्केट इंडस्ट्री में मेरा काम अच्छा चल रहा है, तो मैं यहां पर इस मार्कर के साथ हो सकता है एक डस्टर भी फ्री दे दूं। तो डस्टर और मार्कर, दो प्रोडक्ट में एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थ्रेट्स क्या है? लेकिन थ्रेट मेरे लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, वो वेल एस्टैब्लिश्ड कॉम्पिटिटर्स हैं, ऑलरेडी उन्होंने बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। तो इस कंपटीशन में सरवाइव करना मेरे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। तो यहाँ पर, और हाँ, एक ये भी थ्रेट हो सकता है कि मुझसे पहले मेरा आइडिया हो सकता है कहीं और लीक हो गया और लोगों ने मुझसे पहले ही लॉन्च कर दिया। तो मुझे मार्केट में एंटर होने से पहले खुद की प्लस अपने कॉम्पिटिटर्स की भी, देखो अगर खुद की कमजोरी पता है ना, तो सामने वाले की कमजोरी भी पता होनी चाहिए, ताकि आप उसके ऊपर वार कर सको। ठीक है, तो यहां पर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का स्वॉट एनालिसिस भी करना होता है, खुद का भी। ठीक है, तो पहला काम तो हमारा यही है। नेक्स्ट इज मार्केट प्लानिंग। देखो, आप कहीं पर भी जाओ ना, बिना प्लानिंग के तो काम नहीं चलता। आप मार्केट में एंटर करने जा रहे हो तो क्या बिना प्लानिंग के करोगे इस काम को? नहीं। आप ऑलरेडी देख रहे हो कि जिस मार्केट में आपने एंटर किया ऑलरेडी कंपटीशन है, तो आपको एक अपनी प्लानिंग बनानी होगी। तो एज अ मार्केटर आपने अपनी एक प्लानिंग करी कि आने वाले 2 साल में 40% मार्केट शेयर मुझे कैप्चर करना है। भाई, ये जो मेरी मार्केट है ना, जिसमें मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ या प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मुझे 40% लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करने हैं। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा? मुझे अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज रखना होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करना होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना होगा, तभी ये काम हो पाएगा। तो ये आपकी प्लानिंग है, और ये प्लानिंग किस लिए है? ताकि आप अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सको। ठीक है, उसके बाद थर्ड, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट का डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट की सेल में। एज अ पर्सन, एज अ बॉय, आप अगर कोई भी कार या बाइक खरीदते हो तो क्या आप उसका डिजाइन नहीं देखते हो, या सिर्फ माइलेज ही देखते हो और एवरेज देखते हो? उसका इंजन वगैरह देखते हो? इंजन भी चलो देखते हो, पर जब हम किसी प्रोडक्ट को सबसे पहली बार देखते हैं तो सबसे पहले लुक्स ना, जैसे किसी भी इंसान को भी हम देखते हैं, सबसे पहले उसके लुक्स देखते हैं ना, उसके बाद वो फीलिंग डेवलप होती है ना, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, वो बाद में आती है। तो ऐसे जब एक प्रोडक्ट को भी आप देखते हो, प्रोडक्ट कैसा है उसको भी आप देखकर जो पहली नजर आपकी जाती है, वो क्या करती है? एक अट्रैक्ट करती है, एक अट्रैक्शन आता है। प्रोडक्ट डिजाइन के साथ साथ डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। अब डेवलपमेंट कैसे? देखो, आप जैसे कार के एरिया में ही देखो, जैसे कोई एक कार आई, ठीक है, अब मैं फॉर एन एग्जांपल लूं ऑडी A3 है, A4 है, बहुत ज्यादा चेंजेस है क्या डिजाइन में? नहीं ना, पर उन्होंने एक नया मॉडल करके उसको लॉन्च कर दिया। क्रेटा है, किसी में सनरूफ बना देते हैं, किसी में सनरूफ हटा देते हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि आपने एक बार एक डिजाइन बना लिया, अब आप उसके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हो, और वो चेंज करके आप मार्केट में एक नए प्रोडक्ट की तरह उसे लॉन्च कर देते हो। तो एज अ मार्केटर आपको ये भी ध्यान देना है कि यार एक ही बार बना के नहीं छोड़ना, एक ही चीज थोड़ी ना बना के छोड़नी है। कल को अगर इसी के जैसे हमें और भी मॉडल्स लॉन्च करने पड़े, तो हमें अपने प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन करना है कि डेवलपमेंट के चांसेस हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने में, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग द गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन फॉर द यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि सभी प्रोडक्ट को इस तरीके से डिजाइन करना कि सभी सेम स्पेसिफिकेशन के हो। जैसे कि भाई एक और एग्जांपल आप मार्कर से ही लो, कि ये जो मार्कर मैं खरीद के लेकर आई हूं, ये 10 मार्कर के बॉक्स में था,
जब मैंने दुकानदार से कहा कि मुझे एक मार्कर चाहिए, उसने कोई सा भी उस 10 में से उठा के मुझे दे दिया। क्यों? क्योंकि सबका स्टैंडर्ड सेम था। आप किसी दुकान पे चॉकलेट खरीदने के लिए गए, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सुंदर से एक चॉकलेट बनाई है, ये डेयरी मिल्क सिल्क है, लग रही होगी आपको। तो डेयरी मिल्क 150 ग्राम की है ये, और इसकी प्राइस 160 है। तो उसके दुकानदार के पास जितनी भी 150 ग्राम वाली डेयरी मिल्क सिल्क होगी ना, सबका स्टैंडर्ड सेम होगा। कोई सी भी वो आपको उठा के दे, ऊपर वाली, नीचे वाली, बीच वाली, कोई सी भी दे, सब सेम है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार ये तो अलग लग रही है, अलग लग रही है, बिल्कुल सेम। सो दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। बट वहीं पे उसी दुकान के पास एक डेयरी मिल्क सिल्क रखी हुई है, फ्रूट एंड नट रखी हुई है, या क्रैकल रखी हुई है, और कैरेमल आती है वो रखी हुई है, बबली है, ओरियो है, ये तो आप फ्लेवर के बेसिस पर इनको कैटेगराइज कर पा रहे हो ना। तो दिस इज ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन कर देना प्रोडक्ट्स का इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां पर आप उसी प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर सकते हो अलग अलग ग्रुप्स में, चाहे क्वालिटी के बेसिस पे करो, कलर के बेसिस पे करो, वेट के बेसिस पे करो, साइज के बेसिस पे करो, किसी भी बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो उसे बोलते हैं ग्रेडिंग। ठीक है, तो ये 4 फंक्शंस है हमारे मार्केटर के, पहले 4 क्लियर हो गए। 5th पॉइंट है हमारे पास पैकेजिंग और लेबलिंग। ठीक है, अब हम पैकेजिंग की अगर बात करें, आप मार्केट में एंटर करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आपने प्लानिंग कर ली है, आप स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग को समझ चुके हो, उसके अलावा आपने प्रोडक्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट के बारे में भी सुन लिया। आपको डिसाइड करना है आपके प्रोडक्ट का रैपर। तो पैकेजिंग का मतलब है डिजाइनिंग द रैपर ऑफ योर प्रोडक्ट। जैसे कि ये अभी मैंने आपको मार्कर दिखाया था, वो मार्कर इस पैकेट में आया था, ठीक है, बट सिर्फ इस पैकेट में नहीं आया था, उसके ऊपर, उस मार्कर के ऊपर एक और कवरिंग थी ये। ठीक है, जैसे ही मैंने इस मार्कर को इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैंने इस पैकेजिंग को उठा के फेंक दिया। तो कुछ लेवल्स भी होते हैं हमारे पैकेजिंग के। बात यह है कि हम यहाँ पर पैकेट को डिजाइन करने के बारे में कह रहे हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को पैकेट में डिजाइन करोगे। क्यों? देखो, जब छोटा सा बच्चा होता है ना, जब वो उसे छोटे से बच्चे को अगर तुम गलती से एक मार्केट में घुमाने के लिए ले चलो, और गलती से किसी खाने पीने की दुकान पे आप खड़े हो गए जहां पर बहुत ही कलरफुल पैकेट्स लगे हुए हैं, तो वो वहीं फैल जाता है कि मुझे चाहिए ये चीज। क्यों? क्योंकि वो पैकेट टू से अट्रैक्ट कर रहा है। तो पैकेट को ना साइलेंट सेल्स पर्सन भी कहा जाता है, कि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप पैकेट को देखकर ही खरीद रहे हो। प्लस जब आप बिग बाजार में जाते हो, रिलायंस फ्रेश ऐसे जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाते हो, वहां कोई सेल्समैन होता है क्या आपको सामान बेचने के लिए? आप खुद ही तो सामान पिक करते हो, लेकर आते हो। क्यों? क्योंकि आप पैकेट पढ़ लेते हो कि एक्सपायरी डेट क्या है, एमआरपी क्या है, सब कुछ आपको उसके ऊपर दिखता है ना। तो पैकेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट का जो पैकेज है वो आपको डिजाइन करने के बारे में सोचना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अंकल चिप्स का पैकेट बनाया है, तो अगर मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा ना, तो उसके ऊपर चिप्स इम्प्रिंटेड होते हैं, तो मुझे देख के पता चल जाएगा कि इस पैकेट में चिप्स आते होंगे। ठीक है, उस पैकेज ने ही ये बात मुझे बता दी है। दूसरा, लेबलिंग। लेबलिंग पैकेजिंग के आगे की बात को कहता है कि आपने पैकेजिंग से तो प्रोडक्ट को आपने पूरा पैक कर दिया है, अब उस पैकेट के अंदर क्या है, किसने बनाया है, क्या है एक्चुअल में ये प्रोडक्ट, वो सब कुछ आपका लेबल बताता है। जैसे कि इस बॉक्स के ऊपर आप लेबल देख सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ बताएगा आपको कि कौन सी कंपनी बना रही है, इनकी यूएसपी क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, एमआरपी, नेट क्वांटिटी कितनी है, ये कुछ इनके बैच नंबर्स होते हैं, एक सोशल मैसेज होता है, कौन कौन से शेड्स में अवेलेबल है, सब कुछ बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये है आपके लिए लेबलिंग। तो आपको लेबलिंग भी डिसाइड करनी होती है कि आप पैकेट के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन देने वाले हो। उसके बाद ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या है? अब जैसे कि आपके घर में सोप आते हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ बोला सोप, देयर आर सो मेनी सोप्स इन आवर हाउस, तो सोप्स बोला ना मैंने, एक जेनरिक नेम है, कॉमन नेम। बट वहीं पे अगर आप बोल रहे हो कि आप डिटॉल का साबुन यूज करते हो, लाइफबॉय यूज करते हो, ठीक है, डव यूज करते हो, तो यहाँ पर आपने नेम लिया ना, कैसे आपने डिफरेंशिएट किया? क्योंकि आप ब्रांड का, प्रोडक्ट का नेम ले रहे हो। सो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन टू क्रिएट द यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स, कि आप किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, वो आपका ब्रांड बताता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास फिर से यही एक बॉक्स है, इसके अंदर डॉम्स इनका ब्रांड नेम है, क्योंकि डॉम्स की पेंसिल भी आती है, डॉम्स का इरेजर भी आता है, डॉम्स का शार्पनर भी आता है, बट वहीं पे रेफिलो इज द प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट नेम है और ये इनका ब्रांड नेम है। तो आपको डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट नेम क्या रखना है और ब्रांड नेम क्या रखना है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर सपोर्ट सर्विस। प्रोडक्ट को बेचने के बाद भूल मत जाओ अपने कस्टमर को। क्या तुम ये चाहते हो कि कस्टमर एक बार आए और दोबारा तुम्हारे पास फिर से लौट कर ही ना आए?
चाहते हो ना कि वो बार बार आए, तो उसके साथ रिश्ता, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाओ उसके साथ। आप उसको एक रीजन दो कि वो वापस लौट कर आए तुम्हारे पास। तो उसके लिए जरूरत होती है आफ्टर सेल्स सर्विसेज की, कि आप कहते हो कि अगर आपने हमसे रेफ्रिजरेटर परचेज किया है तो हम आपको 2 साल में 2 बार सर्विसिंग देंगे, उसकी एसी की सर्विसिंग देंगे। आप कह रहे हो कोई भी आपकी कंप्लेन हो 1 साल के अंदर अंदर आप आ सकते हो, हम आपको नए से रिप्लेसमेंट करके देंगे। आपको वो सर्विस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भूले नहीं है सामान बेचने के बाद आपको, आप हमें याद हो। उसके अलावा आप उनकी जो ग्रीवियंसेस है, जो प्रॉब्लम्स है, आप उन्हें भी हैंडल कर रहे हो, आप क्रेडिट फैसिलिटीज दे रहे हो, तो ये कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है। तो एक मार्केटर को इसके बारे में भी सोचना है, जैसे कि फ्री डिलीवरी देना। उसके बाद प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, अरे इतना सब कुछ सोच लिया, कितने पे बेचना है सामान ये भी तो सोचना होगा। तो एज अ मार्केटर आपको डिसाइड करनी होगी द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, कि कस्टमर उस सामान को खरीदने के लिए कितना पैसा पे करेगा। जनरली ऐसा देखा जाता है, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब प्राइस कम होती है कस्टमर तब ज्यादा खरीदता है, बट कुछ एक्सेप्शन केसेस में ज्यादा प्राइस चार्ज करके भी सामान को बेचा जाता है, जहां आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग बेच रहे हो। ठीक है, तो प्राइस को, एक जो प्राइस है वो किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेस और फेलियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके प्रोडक्ट को यहां तक भी लेकर जा सकती है, तो यहां तक भी ले जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, जिसके बारे में अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो मेन चीज क्या है कि आपको डिसाइड करना है द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, अब 9th हमारे पास पॉइंट है प्रमोशन। देखो हम सब इतना सब कुछ कर चुके हैं अपने एज अ मार्केटर अपने प्रोडक्ट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रमोशन। बिना प्रमोशन के हम क्या ही करेंगे। हमने अपना सामान बना लिया है, सामान बना के हम बैठे हुए हैं। अब कंज्यूमर्स को कैसे पता चलेगा कि वो सामान हमारा खरीद ले आके, या हमने कोई सामान बनाया है। आपको कैसे, देखो एज अ कस्टमर आपको कैसे पता चलता है कि कोई सामान मार्केट में अवेलेबल है। बोर्ड देखते हैं, या तो आप बोर्ड्स देखते हो, पोस्टर्स देखते हो, या जब आप किसी दुकान पे जाते हो तो वहां के डिस्प्ले देखते हो, या टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है ना, या फिर इंटरनेट पे भी आप लोगों को बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है, टेलीविजन पर भी आती है। तो विच मीन्स कि यहाँ पर ये सभी सोर्सेज हैं प्रमोशन के। तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है, कस्टमर्स को बताना कि आप एक प्रोडक्ट लेकर आए हो उनके लिए, और सिर्फ बताना ही नहीं है, सिर्फ बताकर ही बात खत्म नहीं हो जाती, हमें उनको परसुएड भी करना है, इन्फ्लुएंस भी करना है कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो। तो प्रमोशन इसी के बारे में कहता है, इट रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज विच इंटेंड टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स, जहां पे कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है किस चीज के बारे में, अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच रही है, उन सब चीजों के बारे में। Also to persuade them to buy these products, और उसी के साथ साथ हम उनको इन्फ्लुएंस भी करेंगे, कन्विंस भी करेंगे कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद लें। तो हमारे पास प्रमोशन के कुछ टूल्स हैं जो इस चैप्टर में आगे अभी पढ़ने हैं हमें, लाइक एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है, पब्लिसिटी होती है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने सामान का प्रमोशन कर दिया, कस्टमर मार्केट में पहुंच गए हैं लेने के लिए, पर मार्केट में सामान ही नहीं है, फायदा क्या हुआ फिर। तो उसके लिए जरूरी है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि गुड्स और सर्विसेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको 2 डिसीजन लेने होते हैं। पहला डिसीजन रिगार्डिंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा रिगार्डिंग द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। यानी कि आपको बेसिकली करना क्या है कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से सामान प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाना है। सामान फैक्ट्री में बना रखा है भाई, जितने भी सामान है वो फैक्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो हम फैक्ट्रीज में तो नहीं जा रहे ना लेने के लिए, हम तो मार्केट में जाते हैं। तो आपको कंजप्शन के लिए, कंजप्शन की जो प्लेस है वहां तक आपको सामान को पहुंचाना होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले डिसीजन की बात करी रिगार्डिंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो 2 चीजें हैं, एक सामान बनाने वाला है, एक सामान खरीदने वाला है। जो सामान बनाने वाला मैन्युफैक्चरर और सामान खरीदने वाला कंज्यूमर। ठीक है, अब अगर इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं है, यानी मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को सामान बेच रहा है, तो ये एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है कि आप बीच में कोई मिडल मैन नहीं रखना चाहते। बट वहीं पे एक मैन्युफैक्चरर पहले होलसेलर को सामान बेच रहा है, फिर होलसेलर क्या कर रहा है, डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है होलसेलर से डायरेक्टली कस्टमर के पास जा रहा है, या फिर होलसेलर के बाद रिटेलर के पास जा रहा है, रिटेलर के बाद से कस्टमर के पास जा रहा है।
तो दैट मीन्स आपने बीच में मिडल मैन का यूज किया। तो ये डिसाइड करना भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। उसके बाद फिजिकल मूवमेंट आपको करना है, तो किस तरीके से वो मूवमेंट करना है, कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज करोगे, तो वो सारा आपको डिसीजन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है इसी का एक एक्सटेंशन ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का सीधा सा मतलब क्या है, द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर आप सामान बेच रहे हो। अब देखो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फिजिकल मूवमेंट कर रहे हैं हम कहां से कहां तक, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक। मार्केट में सामान पहुंच चुका है, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ सामान को एक मार्केट तक पहुंचाना होता है, हम अलग अलग स्टेट्स में भी तो सामान को पहुंचा सकते हैं, हमें अलग अलग कंट्रीज में भी तो सामान को पहुंचाना होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो जो आसाम की टी वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होती है, ठीक है, उसकी डिमांड है पूरे देश में, तो आसाम की टी या तो अदर स्टेट्स में जा रही है या कुछ फॉरेन कंट्रीज में जा रही है, तो ये कैसे पहुंचाओगे, इसके लिए आपको डिसाइड करना है द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज है, एयरवेज है या रोडवेज है, ये आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, लास्ट स्टोरेज और वेयरहाउसिंग। देखो जरूरी नहीं है कि जिस टाइम पे प्रोडक्शन हुआ उसी टाइम पे ही कंजप्शन हो, एक टाइम गैप होता है, तो उस टाइम गैप को मीट करने के लिए हमें एक फंक्शन परफॉर्म करना होगा, स्टोरेज, या जिसे हम वेयरहाउसिंग कहते हैं। वेयरहाउसिंग कुछ नहीं है, कैसी प्रोसेस है जहां पर हम अपने गुड्स को स्टोर करके रख रहे हो जब तक डिमांड अराइज नहीं होती। जैसे मार्केट में डिमांड आएगी, आपके पास सामान रखा होगा तो आप फटाफट मार्केट तक पहुंचा दोगे। हाँ, तो यहाँ आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, तो बहुत जरूरी होता है आपको स्टोर करके रखना एडिक्वेट स्टॉक, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि अचानक से डिमांड आ रही है बट आपके पास स्टॉक रेडी नहीं है, तो ऐसे में आप अपने कस्टमर को खो दोगे। प्लस कई बार अर्जेंट डिमांड आ जाती है, इनकंटिजेंसीज है डिमांड के अंदर, तो कभी भी कुछ भी अराइज हो सकता है, मार्केट कभी भी डिमांड कर सकती है आपके प्रोडक्ट को, तो आपको हमेशा रेडी रहना है, और उस रेडी रहने के लिए आपको कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना होगा, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। तो ये टोटल 12 फंक्शंस होते हैं जो एक मार्केटर को परफॉर्म करने पड़ते हैं जब भी वो एक प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहा है किसी भी एक मार्केट के अंदर। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, पूरा नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसमें से हमने मार्केटिंग तो पढ़ लिया कि मार्केटिंग क्या होता है, फीचर्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअल में मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग को समझने के बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट समझना आसान हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो मार्केटिंग के अंदर तो हमने ये समझा कि एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम अपने कस्टमर तक सामान को पहुंचा रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो सामान को खरीदे, प्लस सामान बेचने के बाद भी हम अपने कस्टमर से जुड़े हुए हैं। ये सारी एक्टिविटीज हम मार्केटिंग के अंदर करते हैं, और इन सभी चीजों का मैनेजमेंट हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट को कहा गया दैट इट इज एन आर्ट एंड साइंस। मार्केटिंग मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है, ये क्या है, एक आर्ट, एक कला है, एक साइंस है। साइंस क्यों है, देखो जहां भी बात साइंस की आती है तो कहने का मतलब है कि सिस्टमैटिक चीजें हैं, ऐसे नहीं कि कभी भी कुछ भी कर लिया। जब भी आप मार्केटिंग का काम करते हो तो उसके अंदर मार्केटिंग करना अपने आप में एक आर्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ स्किल्स का इस्तेमाल होता है, प्लस साइंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चीजें सिस्टमैटिकली की जाती हैं। ठीक है, किस चीज की आर्ट एंड साइंस है ये, ऑफ चूजिंग द टारगेट मार्केट। सबसे पहले आप जब भी एज अ मार्केटर काम करने जा रहे हो तो आपको अपनी मार्केट को सिलेक्ट करना होगा कि जो भी प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हो उसके लिए मार्केट कौन सी है। ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं भी जाकर कुछ भी बेचना शुरू कर दोगे, आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप एक स्टेशनरी की दुकान खोलना चाहते हो तो आप एक देखोगे ना ऐसी लोकेशन जहां पर बच्चों का आना जाना ज्यादा हो, जहां पर स्टूडेंट पॉपुलेशन ज्यादा होती होगी, वहीं पे तो जाओगे आप। अगर आप किसी जिम के इक्विपमेंट में या जिम प्रोडक्ट्स में डील करते हो तो आप ऐसी जगह पर अपनी दुकान खोलोगे ना जहां पर जिम हो। तो जब भी आप एज अ मार्केटर एंटर कर रहे हो किसी भी मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले आप चूज करोगे क्या, अपनी टारगेट मार्केट। उसके बाद मार्केट में एंटर करने के बाद आपका काम क्या होगा, आप नए हो ना मार्केट के अंदर, तो आपका काम क्या है, गेटिंग द कस्टमर। आपको कस्टमर बनाने हैं पहले, फिर ये थोड़ी कि बनाने के बाद जो बन गए अब दूसरे नए आए। जो बन चुके हैं ना वो बने रहे, तो कीपिंग, पहले गेटिंग देन कीपिंग। 10 कस्टमर बने, 10 ही रहने दे, 100 बने, 1000 बने, 10,000 बने, ग्रोइंग। तो पहले टारगेट मार्केट चूज करी, फिर कस्टमर बनाए, जो बन गए हैं वो तो बने ही रहे, एज वेल एज नए कस्टमर भी हमारे ग्रो करें। कैसे ग्रो करेंगे ये, बाय क्रिएटिंग, डिलीवरिंग,
कम्युनिकेटिंग द सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज ऑफ मैनेजमेंट। हम उन्हें क्या बताएं कि जो सामान हम उनके लिए लेकर आए हैं वो उनके लिए कस्टमर वैल्यू जनरेट करता है, मतलब उनके काम का प्रोडक्ट है। ये बात हमें उन्हें समझानी पड़ेगी। पहले तो उनके मतलब का सामान बनाना होगा, फिर उसके बाद उनको वो सामान डिलीवर करना होगा, और डिलीवरी के टाइम पे उन्हें समझाना होगा कि क्यों हमारा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है। तो ये सारे काम आप किस में कर रहे हो? मार्केटिंग मैनेजमेंट में। आज का मार्केटिंग मैनेजमेंट इसी तरीके से है अकॉर्डिंग टू द फिलिप कॉटलर। ये हमें डेफिनेशन भी फिलिप कॉटलर ने दी है, ठीक है। बट ये जो आज की मार्केटिंग है, क्या ये पहले भी ऐसी थी? नहीं, ये पहले ऐसी नहीं थी। तो थोड़ा सा हम बीती बातों को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज के बारे में, मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कि पहले की मार्केटिंग कैसी थी, क्या किस तरीके से आज मार्केटिंग बदल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 फिलॉसफीज है, 5 कॉन्सेप्ट्स है मार्केटिंग के। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, केस स्टडी में इसके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या फिर डायरेक्टली एक डिफरेंस के बेसिस पर भी इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना बुक के अंदर अलग अलग डेफिनेशंस भी, अलग अलग पूरे पैराग्राफ भी लिखे हुए हैं, बट मैंने सीधा डिफरेंस आपको यहाँ पे बताया है कि अगर आ जाता है पेपर में सेपरेट एक्सप्लेन करने के लिए भी, तो आप इन्हीं से ही लिख सकते हो, ठीक है। सेपरेटली आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जहां याद करने की जरूरत है वहां मैं आपको बताऊंगी कहाँ याद करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, जब हमारा देश आजाद ही हुआ था तो उसके बाद हमने सेंट्रल प्लानिंग स्टार्ट की थी। तो सेंट्रल प्लानिंग स्टार्ट करते टाइम जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया था तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से जो नंबर ऑफ फर्म्स थी ना मार्केट के अंदर, वो बढ़ने लगी थी, और नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ने लगी थी मार्केट के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई थी कि जो भी सामान आ रहा था वो बिकने के लिए रेडी था। मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि कहीं पर भी डिमांड ज्यादा आ रही हो सप्लाई कम, नहीं, सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड कम। तो इस सिचुएशन में क्या होता होगा? जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, प्राइस डाउन जा रही होगी। इसका मतलब लोगों को सामान भी मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे जो सप्लायर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, उनका एक माइंडसेट हुआ कि अगर हमें कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो हमें ये करना होगा कि जब भी कस्टमर हमारे पास आए वो खाली हाथ वापस लौट के ना जाए, प्लस उसे सामान मिले रीजनेबल कॉस्ट पे। तो ऐसे पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कि लोगों को सामान मिले, अवेलेबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो उनके लिए। तो हम क्वांटिटी से अपने मार्केट के अंदर राजा बनेंगे, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पे हम लोग फोकस करेंगे। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मेन फोकस किस चीज पे था? क्वांटिटी पे, कि सामान बनाना है, बनाना है, बनाना है, ठीक। अब लेकिन धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हुआ, मार्केट में नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ चुके थे, हर कोई अच्छा ही सामान बेच रहा था। तो ऐसे में अब कस्टमर के माइंड में आया कि नहीं, क्वांटिटी नहीं। देखो ऐसा होता है ना, कई बार जब घर में कम सब्जी बनती है तो टेस्टी बनती है, और जब वही चीज कई बार ज्यादा क्वांटिटी में बनती है ना, थोड़ा सा टेस्ट कम हो जाता है उसका। तो यहाँ पर यही होने लगा था, जब क्वांटिटी बढ़ने लगी थी ना तो क्वालिटी के अंदर कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो रहा था। तो यहाँ पे कस्टमर ने फिर क्या करना शुरू कर दिया, डिमांड करी कि क्वांटिटी नहीं, वी वांट क्वालिटी नाउ। आप हमसे 2 पैसा एक्स्ट्रा ले लो बट हमें क्वालिटी चाहिए। अब हमारा कस्टमर देखने लग गया था फीचर्स, प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी, अब उसे ये चाहिए था। तो सिनेरियो चेंज हुआ, क्वांटिटी से लोग कहां पे शिफ्ट हो गए? क्वालिटी पे, कि क्वालिटी हो, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी हो, ठीक है। तो हमारे मार्केटर्स ने ऐसा करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, हर कोई कह रहा है कि भाई हम अच्छा सामान बेचते हैं, हर कोई कह रहा है हम अच्छा सामान बेचते हैं। आप जितने भी सोप देख लो, हर कोई कहता है ना कि भैया कोई भी सोप देख लो, हर कोई कहता है कि हम अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपकी स्किन को हम सॉफ्ट कर देते हैं। आप कोई भी जो दूध के अंदर आप लोग मिलाकर पीते हैं, लाइक बॉर्नविटा पी रहे हो, कॉम्प्लेन पी रहे हो, बूस्ट पी रहे हो, सब कहते हैं ना कि हम एनर्जी देते हैं, या इससे ये फायदा होता है, ये विटामिन मिलता है, ये सब चीजें मिलती हैं। सर्फ आप देख रहे हो मार्केट में अलग अलग कंपनीज के सर्फ है, सर्फ एक्सल है, एरियल है, टाइड है, सब कहते हैं ना साफ कपड़े धोते हैं और आपके हाथों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसे में एक कस्टमर हो रहा है क्या? परेशान, किसका सामान खरीदे? और आप अपनी बात अब कस्टमर तक कैसे पहुंचा पाओगे कि नहीं हम ज्यादा अच्छा कर रहे हैं? उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? हाई एडवर्टाइजमेंट, आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब अब तुम्हें फोकस करना होगा सेल्स प्रमोशन पे।
आपको सेल्स वॉल्यूम पे ध्यान देना होगा कि अब आप सामान को ज्यादा से ज्यादा बेचने पे फोकस करो, नए प्रोडक्ट पे फोकस मत करो। ना क्वालिटी देखो ना क्वांटिटी देखो। अब वो तो आपने देख लिया, आपने क्वांटिटी भी बना ली है, क्वालिटी भी सेट कर लिया आपने। अब जो बना चुके हो ना, जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, उस पे फोकस करो कि उन्हें बेचना कैसे है। तो यहां पे हमारा टर्न हुआ माइंडसेट किसकी तरफ? प्रमोशनल एफर्ट्स है। हमारे जो फोकस है वो बदला किसकी तरफ? प्रमोशनल एफर्ट्स की तरफ, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना नहीं खरीदो सामान। ठीक है, नेक्स्ट फिर आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और इसका आपको पैराग्राफ भी पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक टॉपिक दे रखा है, द पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। इसका क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकते हैं वो, कि मार्केटिंग के पिलर्स क्या होते हैं। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या आया, पहले मैं पिलर्स को ही समझाती हूँ कि वो क्या कहते हैं। मार्केटिंग पिलर्स के अंदर वो कहते हैं कि सबसे पहले तो देखो अपना टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करो, जैसा कि उन्होंने हमसे डेफिनेशन में भी कहा। फिर उन्होंने कहा कि मार्केट में एंटर करने के बाद समझो कि आपके जो कस्टमर है मार्केट के अंदर, उनकी नीड क्या है, उनकी वांट्स क्या है। ये नहीं कि खुद आए कुछ भी बनाना शुरू कर दिया, नहीं, आपने टारगेट मार्केट सेट कर ली। अब देखो कि लोग क्या चाह रहे हैं, वो नीड और वांट का एक जो डिफरेंशिएशन है वो करो, कि आप जो प्रोडक्ट पे डील करने जा रहे हो, डील करना चाहते हो, वो लोगों की नीड है या वांट है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को डेवलप करो उसी के अकॉर्डिंग, और आपको लोगों को सेटिस्फाई करना है बेटर देन द कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर से बेटर आपको लोगों को सेटिस्फाई करना है, बट ये सारा काम आपको प्रॉफिट पे करना होगा। तो ये 5 पिलर्स हैं। पहला पिलर है चूजिंग द टारगेट मार्केट, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, तीसरा है डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट ऑफ द कस्टमर, फोर्थ है सेटिस्फाइंग द कस्टमर बेटर देन द कंपिटिटर्स, और फिफ्थ है डूइंग ऑल दिस एट प्रॉफिट। तो ये 5 पिलर है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के, जिसके बेसिस पर इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। तो यहां वो ये कहते हैं कि देखो तुम कितना भी ज्यादा सामान बेच लो और कितनी भी अच्छी क्वालिटी का बेच लो, कितनी भी एडवर्टाइजमेंट कर लो, अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो तुम्हारा सामान खरीदेगा नहीं। तो मेन फोकस अब किस पे होना चाहिए? कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। तो जब हम 5th कॉन्सेप्ट पे आए ना, तो हमारा सारा फोकस किसकी तरफ चला गया? कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे। ठीक है, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कितना चेंज हो चुका था देखो। अब लास्ट, आप सब काम कर रहे थे पर तुम सोसाइटी को हार्म कर रहे हो, लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, सोसाइटी हमारे एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हो इन सब काम को करने के लिए, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था। तो इसीलिए इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के आगे एक और वर्ड लगा दिया गया, क्या? सोसाइटल। सोसाइटी को ध्यान में रखकर काम करो। तो यहां पर हमारी जो फिलॉसफी थी वो चेंज हुई कि कस्टमर की नीड तो है ही, बट सोसाइटी का वेलबींग भी ध्यान रखना है। तुम कस्टमर को सेटिस्फाई करो, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है तुम्हारी मिठाई खा के, स्वाद लग रहा है उसे, बट बेटा अडल्ट्रेटेड है, वो मिलावट है। आज तो उसे बहुत स्वाद लग रही है वो, क्योंकि उसके अंदर तुमने एक ऐसा प्रोडक्ट मिला दिया जिससे टेस्ट आ रहा है, बट वो जो प्रोडक्ट तुमने ऐड ऑन किया लेकिन वो गलत है, लोगों के सेहत के लिए हानिकारक है, तो ये भी तो सही नहीं है ना। तो आपको सोसाइटी के वेलबींग को ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, तो ये 5 हमारे कॉन्सेप्ट थे। सम अप करते हैं विद दिस डिफरेंस। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, जब हम प्रोडक्शन करते हैं कहां करते हैं? फैक्ट्री। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, क्वालिटी कहां इंप्रूव होती है? फैक्ट्री में। सेलिंग कॉन्सेप्ट भी फैक्ट्री से, क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए ही आप काम करते हो यहाँ पे, तो वो भी आपका कहां पर है? फैक्ट्री में। लेकिन जब हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे आए तो हमारा पहला ही पॉइंट ये था, चूजिंग द टारगेट मार्केट। चूजिंग द टारगेट मार्केट, तो इसका मतलब मार्केट में आ चुके हो। फिर उसका सोसाइटल के अंदर आपको मार्केट और सोसाइटी दोनों का ध्यान रखना है। फोकस, यहां किस पे फोकस है? क्वांटिटी। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। सेलिंग में सेलिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, पहले जो बना चुके हो उसे ही बेचो। मार्केटिंग में कस्टमर की नीड, और उसके बाद सोसाइटल मार्केटिंग में कस्टमर नीड एंड सोसाइटीज वेलबींग। मींस यहां पे कैसे कर रहे हो आप ये काम? अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से। यहां आपने वो काम किया प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट से। सेलिंग कॉन्सेप्ट में सेलिंग द प्रमोशनल एफर्ट्स। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, यानी कि एक ही काम नहीं करना होता, बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पे। सेम यही चीज हमारे सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में भी जाती है। एंड का मतलब होता है आखिर में क्या चाहिए? प्रॉफिट ना। तो प्रॉफिट कैसे? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट की क्वालिटी से प्रॉफिट कमाएंगे। सेलिंग कॉन्सेप्ट में सेल्स की वॉल्यूम से प्रॉफिट कमाएंगे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर के सेटिस्फेक्शन से प्रॉफिट कमाएंगे, और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ सोशल वेलफेयर से। ठीक है, समझ आ गई है पांचों की पांचों फिलॉसफीज? ठीक है।